Hello students, in this video we are going to start our new topic center of mass. इससे पहले वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वे थे व्हाट इज रिजिड बॉडी एंड द मोशन परफॉर्म बाय रिजिड बॉडी. रिजिड बॉडी क्या होता है और एक रिजिड बॉडी कितने तरह से मोशन को परफॉर्म करती थी. तो जिसमें हमने ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, प्रिसेशन मोशन और रोलिंग मोशन को स्टडी किया था. तो नाउ डियर स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है सेंटर ऑफ मास, तो प्यारे बच्चों किस तरह से आप इस बात का जवाब दे सकते हैं. लेट्स सी, हमें इंफॉर्मेशन मालूम है कि हमारे यूनिवर्स में जितनी भी बॉडी हैं, जितना भी मास है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. यानी अगर हम कोई भी एक सिंगल बॉडी लेते हैं तो उस बॉडी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं. ओके, चलिए अगर हम बात करें इस मार्कर की, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं. तो अगर मैं इस मार्कर की बात करता हूं तो इस मार्कर में कितने पार्टिकल हो सकते हैं, तो आप बोलेंगे इनफाइनाइट. बिल्कुल सही बात है. तो इस मार्कर में इनफाइनाइट पार्टिकल है और हर पार्टिकल की लोकेशन क्या है प्यारे बच्चों, अलग अलग है. लोकेशन यानी वो पार्टिकल कहां रखा हुआ है. कोई पार्टिकल इधर रखा होगा, कोई इधर, यानी हर पार्टिकल की अपनी अपनी क्या होती है, लोकेशन होती है. जिस तरह से क्लास में कई सारे बच्चे होते हैं लेकिन उन सब की अपनी अपनी सीटिंग अरेंजमेंट होती है. एक बच्चा इधर बैठता है, एक बच्चा कहीं और बैठता है, ठीक है. या हम अगर देखें अपने चारों तरफ तो हर ऑब्जेक्ट का एक लोकेशन होता है. तो ऐसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट में जितने भी पार्टिकल होते हैं, हर पार्टिकल की अपनी अपनी क्या होती है, लोकेशन होती है. ओके, अब जरा ध्यान देना. लेट मी डू समथिंग. आप जरा ध्यान देना. ओके, अब क्या मैंने इस मार्कर में, ये जो मेरा पेन है, इस पेन के अंदर कितने पार्टिकल होंगे, इनफाइनाइट पार्टिकल होंगे. क्या मेरा कांटेक्ट सभी पार्टिकल से है, नहीं. मेरा जो कांटेक्ट है वो एक खास पार्टिकल से है. मैंने इस पूरे पेन को ग्रिप नहीं किया हुआ है. मेरा जो कांटेक्ट है वो एक केवल खास पार्टिकल से है. बाकी किसी पार्टिकल से मेरा कांटेक्ट नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पेन है ये क्या है, बैलेंस है. मैंने इस पूरे बॉडी को क्या कर रखा है, बैलेंस कर रखा है. तो आपको मालूम है कि इस वक्त मेरा जो कांटेक्ट है वो किस जगह से है. मेरा कांटेक्ट है इस पेन के सेंटर ऑफ मास से. तो समझ में आया सेंटर ऑफ मास क्या होता है. प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास एक ऐसी लोकेशन है जहां पूरी बॉडी का मास क्या करता है, एक्टिव करता है, एक्सिस्ट करता है. क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, तो अगर आपसे सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाए क्या होता है सेंटर ऑफ मास, तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास क्या है, इट इज द लोकेशन. सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए, हम बात कर रहे हैं जो सेंटर ऑफ मास है एक्चुअली वो एक लोकेशन होती है. सेंटर ऑफ मास कोई पार्टिकल नहीं होता प्यारे बच्चों. सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन होती है, एक मतलब जगह, पूरी बॉडी के अंदर एक लोकेशन होती है. तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली क्या है, एक लोकेशन है. कैसी लोकेशन? इट इज द लोकेशन इन विच द टोटल मास ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट या डिपेंड. पूरी बॉडी का मास कहां डिपेंड करता है, उस लोकेशन को ही प्यारे बच्चे हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास.
क्या ये बात समझ में आ गई, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब किसी भी बॉडी का हमें क्या निकालना होता है, न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आते हैं कि भाई किस एक बॉडी आपको दी जाती है और आपसे कहा जाता है इस बॉडी का क्या निकालिए, सेंटर ऑफ मास, यानी इस बॉडी के अंदर वो कौन सी लोकेशन है जहां आप केवल उस लोकेशन को टच कीजिए या उस लोकेशन को होल्ड कीजिए तो पूरी बॉडी को आप खुद ही क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार जैसे कुछ लोग गेम मतलब कुछ इस तरह की एक्टिविटी करते हैं कि वे पूरी बॉडी को टच नहीं करते, केवल उस बॉडी के खास हिस्से को टच करते हैं और लोगों को ऐसा दिखाते हैं क्योंकि भाई हमने पूरी बॉडी को क्या कर लिया है, कंट्रोल। जैसे सर्कस में या डिफरेंट गेम्स होते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक छोटे से हिस्से को ही पकड़ के पूरी टेबल को बैलेंस कर लेते हैं, चेयर को बैलेंस कर लेते हैं, अलग अलग चीजों को क्या कर लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। तो एक्चुअली उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास को क्या करा है, कंट्रोल करा है। जैसा आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, एक उंगली पर फुटबॉल को क्या करा देते हैं, रोटेट करा देते हैं। तो एक्चुअली उन्होंने क्या किया है, फुटबॉल के सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल कर लिया है बस। तो अगर आपको किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पता चल जाए तो आप पूरी बॉडी को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, केवल उस सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल करके। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो क्या होता है सेंटर ऑफ मास, पूरी बॉडी के अंदर वो लोकेशन जहां पूरी बॉडी का मास क्या करता है, डिपेंड करता है। आप उस लोकेशन को कंट्रोल कर लीजिए, पूरी बॉडी अपना आप क्या हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए जैसे मैं अगर ये देखिए मैंने इस वक्त किस चीज को होल्ड किया हुआ है, मेरा जो कांटेक्ट है इस पेन के सेंटर ऑफ मास से टच है, यानी मैंने सेंटर ऑफ मास को कंट्रोल किया हुआ है, तो पूरा बॉडी अपना आप कंट्रोल हो गया। ओके चलिए अब हम सीखेंगे प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। तो प्यारे बच्चों we are going to study the calculation of center of mass। तो ध्यान रखना सेंटर ऑफ मास क्या है, लोकेशन है। जब भी हमें किसी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है तो यानी हमसे कहा जा रहा है लोकेशन फाइंड आउट करना। ध्यान देना, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास ढूंढना यानी एक लोकेशन को फाइंड आउट करना। चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी बॉडी की। सबसे सिंपल केस लेते हैं, एक ऐसी बॉडी जो दो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, एक ऐसा बॉडी जिसमें केवल दो ही पार्टिकल हैं। अब आप कहोगे सर किसी भी बॉडी में तो इनफाइनाइट पार्टिकल होते हैं, तो वो कौन सी बॉडी है जिसमें दो ही पार्टिकल होंगे? तो जैसे HCl मॉलिक्यूल, उसमें दो ही पार्टिकल हैं, एक H एटम एक Cl एटम, समझ में आ गया? और NaCl सोडियम एटम क्लोरीन एटम। तो बात समझ में आ गई? ओके। तो प्यारे बच्चों हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है? हाउ वी कैन कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। चलिए तो सबसे पहला केस हम केस 1 4 2 पार्टिकल बॉडी। एक ऐसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे जिसमें केवल क्या है, 2 ही पार्टिकल हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए ये हमने लिया x एक्सिस, ये हमने लिया y एक्सिस माइनस y एक्सिस माइनस x एक्सिस। क्लियर हो गया? ओके। हम बात करते हैं, मान लीजिए ये कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m1 और ये कोई पार्टिकल है जिसका मास क्या है m2। इज दैट क्लियर? हमने कोई भी दो पार्टिकल ले लिए m1 और m2। चलिए ये है ओरिजिन, ठीक है?
ये हमारा हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो सभी डिस्टेंस कहां से मेजर होती हैं? ओरिजिन से डिस्टेंस मेजर होती है। तो ओरिजिन से m1 की डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं? x1, और m2 की डिस्टेंस क्या हो गई? x2। क्लियर हो गई बात? तो प्यारे बच्चों, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसके लिए? टू पार्टिकल बॉडी के लिए। तो देख लीजिए, सेंटर ऑफ मास x बार। सेंटर ऑफ मास को मैंने x बार क्यों लिया? तो प्यारे बच्चों, मैं फिर बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास क्या होती है? लोकेशन। अगर हमें कोई लोकेशन बतानी होती है तो हम क्या बताते हैं? डिस्टेंस ही तो बताते हैं। मान लीजिए आपने अपने फ्रेंड को कॉल किया और आप उससे कहते हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हैं। तो जब आपने उससे पूछा आप कहाँ हैं, तो बताइए आप क्या पूछ रहे हैं? उसकी लोकेशन ही तो पूछ रहे हैं। आपने अपने फ्रेंड को फोन किया और आपने कहा भाई वेयर आर यू, आप कहाँ हैं, वेयर आर यू। तो यानी आप उससे उसकी लोकेशन पूछ रहे हैं। तो वो वहां से क्या जवाब मिला? आपका फ्रेंड कहता है भाई मैं तेरे घर से 5 मीटर दूरी पर हूं, अभी आने वाला हूं, केवल 5 मीटर दूरी पर हूं। तो जरा ध्यान देना, आपने पूछा वेयर आर यू, लोकेशन पूछी, और उसने क्या जवाब दिया? मैं तुम्हारे घर से 5 मीटर की डिस्टेंस पर हूं, बस आने वाला हूं। तो 5 मीटर यानी उसने क्या बताई? डिस्टेंस। तो जब भी हमें किसी की लोकेशन पता करनी होती है तो क्या फाइंड आउट कर लेते हैं? डिस्टेंस पता कर लेते हैं। तो यहां जब भी न्यूमेरिकल में हमें सेंटर ऑफ मास ढूंढना होगा तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डिस्टेंस। किसके रिस्पेक्ट में? बताइए, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। चलिए, तो सेंटर ऑफ मास क्या है? x बार। तो ये जो मेरे दो पार्टिकल थे m1 और m2, ठीक है, मान लीजिए ये है इनका, ये जो लोकेशन है ये है सेंटर ऑफ मास, cm, सेंटर ऑफ मास। और ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये ओरिजिन से हमने इसकी डिस्टेंस क्या ले ली? x बार। ये पॉइंट है सेंटर ऑफ मास किसका? m1 और m2 का। और सेंटर ऑफ मास बताने का मतलब लोकेशन बताना। तो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस ओरिजिन से हमने क्या ले ली? x बार। तो क्लियर हो गई बात? सेंटर ऑफ मास बताना यानी लोकेशन बताना। चलिए, तो कैसे आप x बार की वैल्यू बताएंगे? तो दिस इज m1 x1, m1 की ओरिजिन से डिस्टेंस, m2 x2, m2 की ओरिजिन से डिस्टेंस, अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये बात समझ में आ गई? बस x बार आ जाएगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि सर अगर ये सिचुएशन हो जाए, देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, आप कहेंगे सर जरूरी थोड़े ना कि दोनों मास एक ही तरफ हो। मान लीजिए m1 इधर है और m2 इधर, पार्टिकल इधर भी तो हो सकता है। तो यहां ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x1। ये बताइए ये क्या होगी? x2 या माइनस x2? कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन तो है। यहां क्या आएगा? माइनस x2। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी? माइनस x2। क्लियर हो गया? अब फॉर्मूला बनाइए, x बार इज इक्वल टू m1 x1 m2 माइनस x2 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आ गया? पॉजिटिव डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, और नेगेटिव डिस्टेंस है तो प्यारे बच्चों नेगेटिव आप ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, डिपेंड करता है लोकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो क्या ये बात समझ में आ गई? इज दैट क्लियर? और जरूरी दो पार्टिकल हो, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, फॉर nth पार्टिकल, nth पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा? m1 x1 m2 x2 m3 x3 mn xn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn।
ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया। किसके लिए? सेंटर ऑफ मास के लिए। कहाँ? वन डायमेंशन में। तो जरूरी दो पार्टिकल हो, nth पार्टिकल के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। तो क्लियर हो गई बात? बस ये ध्यान रखना डिस्टेंस का, ओरिजिन से इस तरफ है तो पॉजिटिव और इस तरफ है तो नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके। तो दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल बॉडी। ठीक है प्यारे बच्चों? और फिर हमने यहीं से क्या निकाल दिया? n पार्टिकल का भी मास निकाल दिया। ठीक है, चलिए। ओके स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास टू डायमेंशन बॉडी के लिए और सेंटर ऑफ मास थ्री डायमेंशन बॉडी के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये कहेंगे सर टू डायमेंशन बॉडी क्या होती है और थ्री डायमेंशन बॉडी क्या होती है और वन डायमेंशन बॉडी क्या होती है। तो समझिए, ऐसी बॉडी जिसके पास केवल लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशन बॉडी। ओके, ऐसी बॉडी जिसके पास एरिया होता है उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशन बॉडी। जैसे ये मेरी बुक, इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, तो यानी इसके पास क्या है? एरिया। ठीक है, इसके पास क्या है? एरिया। तो ये क्या होगा? ये टू डायमेंशन बॉडी हो गई। क्लियर? थ्री डायमेंशन बॉडी कौन हुआ? थ्री डायमेंशन बॉडी जिसके पास वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो कौन होती है टू डायमेंशन बॉडी? बॉडी हैविंग एरिया। कौन होती है थ्री डायमेंशन बॉडी? बॉडी हैविंग वॉल्यूम। जैसे बॉडी हैविंग एरिया, कोई भी एक प्लेन पेपर, ठीक है, डिस्क, बॉडी हैविंग वॉल्यूम, सिलेंडर, कॉन, क्यूब, क्यूबाइड, ठीक है, आपने और स्फेरिकल स्फीयर। तो क्लियर हो गया कौन होती है टू डायमेंशन बॉडी और कौन होती है थ्री डायमेंशन बॉडी। तो टू डायमेंशन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा और थ्री डायमेंशन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा। तो समझिए प्यारे बच्चों, सेंटर ऑफ मास किसके लिए? टू डायमेंशन बॉडी के लिए। तो देख लीजिए कैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। तो x बार टू डायमेंशन के लिए और y बार। टू डायमेंशन के लिए हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या निकालेंगे? x बार और y बार। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास फॉर टू डायमेंशन body is given by x bar और y बार। टू डायमेंशन बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? x बार y बार। वन डायमेंशन बॉडी के लिए x बार, अभी किया था टू पार्टिकल बॉडी। अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास फॉर थ्री डायमेंशन बॉडी। अगर बॉडी थ्री डायमेंशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा? इज गिवन बाय x बार, y बार और z बार। क्या ये बात समझ में आ गई? अगर बॉडी है वन डायमेंशन तो उसका सेंटर ऑफ मास निकलेगा x बार से। अगर बॉडी है टू डायमेंशन तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? x बार और y बार। और बॉडी अगर थ्री डायमेंशन है तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? x बार, y बार और z बार। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्या फॉर्मूला है x बार और y बार का। तो x बार का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको मालूम है, क्या होता है? m1x1 प्लस m2x2 और कहां तक? nth। कितने पार्टिकल हो सकते हैं? n पार्टिकल हो सकते हैं, m1 m2 अप टू mn। तो सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे? x बार, m1 x1 m2 x2 और जितने पार्टिकल हो सकते हैं 3 4 5 6। y बार कैसे निकलेगा? y बार आएगा m1
y1 m2 y2 और कहां तक mn yn और m1 प्लस m2 अप टू mn। तो ये है फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास का 2 डायमेंशन बॉडी के लिए x बार और y बार हमें फाइंड आउट करना होता है। चलिए इसके बाद हमें फाइंड आउट 3 डायमेंशन बॉडी के लिए x बार कैसे निकलेगा, m1 x1 m2 x2 mn xn ओवर m1 प्लस m2 अप टू mn। y बार कैसे निकलेगा, m1 y1 m2 y2 mn yn अपॉन m1 प्लस m2 mn। z बार कैसे निकलेगा, m1 z1 m2 z2 mn zn अपॉन m1 प्लस m2 अप टू mn। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह पता करना है कि मैं जिस बॉडी का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करने जा रहा हूं, क्या वो बॉडी 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। अगर बॉडी 1 डायमेंशन है तो हम केवल x बार फाइंड आउट करेंगे। बॉडी अगर 2 डायमेंशन है तो हम केवल x बार और y बार फाइंड आउट करेंगे। और अगर बॉडी 3 डायमेंशन है तो x बार, y बार और z बार, ये तीनों चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों हमने क्या सीखा कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है। ये 2 चीज सीखी हमने। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं सेंटर ऑफ मास का न्यूमेरिकल, डिफरेंट न्यूमेरिकल अपने एनसीईआरटी के, कि किस तरह से हम सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके प्यारे बच्चों, चलिए।